ठीक है। और लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि कंपनी कैसे बनती है, मैनेजर का क्या रोल होता है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ठीक, मैनेजमेंट के रहते हुए। तो अब हम लोगों को जो सब्जेक्ट में पढ़ना है बेसिकली वो ये पढ़ना है कि मैनेजमेंट के ज़रिए हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट ना होता, या अगर जैसे मैनेजमेंट की पढ़ाई ना की जाती, या अगर हमारे लिए मैनेजमेंट थ्योरेटिकल फॉर्म में ना मिलता, तो ऐसा नहीं था कि पहले मैनेजमेंट था नहीं लोगों के बीच में। पहले भी लोग मैनेज करते थे, जबकि मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट बाद में इवॉल्व हुआ है। देखिए कोई भी जो सब्जेक्ट होता है, स्पेशली मैनेजमेंट्स के जो सब्जेक्ट हैं, ये पहले से एग्जिस्ट करते थे, पहले से पाए जाते थे दुनिया में, मगर इनकी एक थ्योरेटिकल फॉर्म में जो वैल्यू आई है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद आई है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शुरू हुई है जो इनकी पढ़ाई बेसिकली है, क्योंकि तब ग्लोबलाइजेशन चालू है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, ठीक। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले सारे देश अलग अलग होते थे। आपको भी पता होगा पहले भारत में अगर किसी ने इतिहास पढ़ा होगा तो भारत में क्या होता था कि छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे स्टेट्स थे, ठीक है, प्रिंसली स्टेट जिसे बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे राजा राजा राज करते थे। कहीं कहीं पे राजाओं का राज था, कहीं कहीं पे, ठीक है, कोई समुदाय था, कोई कह सकते हैं आदिवासियों का भी समुदाय था, तो छोटे छोटे ऐसे राज्य थे। बाद में जब इंडिपेंडेंस हुई, भारत आज़ाद हुआ, तो सबको एक मिला करके एक देश बना दिया गया, ठीक है, जिसका नाम भारत रखा गया। बेसिकली देखो पूरे दुनिया में क्या है कि ये चीज़ पूरी दुनिया में थी, छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे, ठीक। तो वहाँ पे क्या होता था, उस टाइप से लोग मैनेज करते थे। जैसे मान लो छोटा सा स्टेट है तो हम उसको मैनेज कर लिया, राजा था तो सैनिक मैनेज कर लिया, जो सेनापति होता था वो सेना मैनेज कर लेता था, जो कोषाध्यक्ष था वो जो है जो अनाज और जो भी खाने पीने का सामान आ रहा है वो मैनेज करता था। तो छोटे स्टेट्स में ये चीज़ें पॉसिबल होती थी। पर जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ तो उसमें क्या हुआ, कई देश एक साथ मिलकर के युद्ध लड़े, फिर युद्ध हारे जीते। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जैसे एक देश का सामान दूसरे देश में यूज़ करना, आना जाना, ये पहले भी था मगर उतने बड़े लार्ज स्केल पे नहीं होता था। अब जैसे देखिए आज के समय में क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मटर है। तो मटर है तो ये ठंडी का फल, मतलब ठंडी की सब्जी है, मगर हम इसको गर्मियों में भी खा सकते हैं। कैसे? इसको फ्रोज़न करके फ्रिज में रख करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रोज़न मटर भी आती है। इसी तरीके से आप देखोगे बहुत सारे फल सब्जी फल फूल जो हैं जो हमारे यहाँ नहीं पाए जाते हैं, नहीं उगते हैं, फिर भी हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि हम बाहर से किसी और देश से मंगा सकते हैं। तो जब ये चीज़ें शुरू हुई, वैश्वीकरण शुरू हुआ, वो ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, तब लोगों को लगा कि अब जो है हमें कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो पर्टिकुलर ये काम जानते हों, ठीक है। क्योंकि अब पहले क्या होता था, पहले एक ही आदमी सब कुछ देख रहा था। जैसे सेनापति होता था तो सेनापति को पूरी सेना देखनी होती थी, ठीक। तो थोड़ा उसमें दिक्कत हुई। ऐसा नहीं था, पहले भी लोग थे, सेनापति से छोटी पोस्ट पे भी लोग थे, काम करते थे। तो जो जैसे अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो जो मैनेजमेंट का कोर वैल्यू है वो सेना से ही आया है, ठीक है। मैनेजमेंट लीडरशिप ये सब चीज़ें सेना से, डिफेंस से ही निकल के सामने आई है हमारे सामने। क्योंकि सबसे अच्छा अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट सबसे अच्छा आपको वहीं पे दिखेगा, सेना में। जो मैनेजमेंट है वो, ठीक है, पंक्चुअलिटी है, लीडरशिप है, वो ये चीज़ें सेना से ही निकाली गई हैं, ये पढ़ाई। तो ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अब वैश्वीकरण शुरू हो चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था, जगह जगह पे फैक्ट्रियों का निर्माण शुरू हो गया था 90s के दशक में। तो बेसिकली उस टाइम पे लोगों की ज़रूरत थी जो कि काम को अच्छे से जाने। जैसे अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, तो जापान में क्या होता था, जापान में जो मैनेजर्स थे पहले उनको सेना में ट्रेनिंग दी जाती थी। मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड के आसपास की बात है, यानी 1945 से 1936 के आसपास की बात है ये। तो उनको सेना में पहले ट्रेनिंग दी जाती थी, सेना में वो काम करते थे, फिर उनको जो है फैक्ट्रीज में उनको रखा जाता था। अभी भी आप देखोगे तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें जो आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस से रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, उनको थोड़ी वैल्यू दी जाती है फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर्स। रीज़न क्या है? क्योंकि उनको मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। जैसे अभी तक हम लोगों ने जैसे पढ़ाई की तो मैनेजमेंट में देखो, अभी हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिर्फ कि कहाँ कहाँ पे मैनेजर्स वर्क करते हैं, मैनेजर कौन होता है और मैनेजर का क्या क्या काम होता है।
मैंने पहले भी बताया था कि मैनेजर जो हैं बेसिकली, आपने बैंक मैनेजर देखा होगा, स्कूल मैनेजर, ठीक है, होटल मैनेजर, यही सब हम लोगों ने मैनेजर देखे हैं। मगर मैनेजर्स हर जगह होते हैं, घर में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, मैंने कई पहले ही क्लासेस में डिस्कस किया। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब अगर मैनेजमेंट होगा तो उससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। जैसे मान लो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहे हो या कहीं पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे मैनेजमेंट अगर प्रॉपर होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा। मैनेजमेंट तो हर जगह होता है, क्योंकि अगर काम हो रहा है कहीं पर भी वर्क, जो मैनेजमेंट की एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि थिंग्स टू डू द वर्क डन, मतलब काम को किसी तरीके से भी करना, ठीक है, वो मैनेजमेंट कहलाता है। अगर आप मैनेजमेंट कहीं पे भी काम कर रहे हो, कहीं पे भी काम चल रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे मैनेजमेंट है, पर वो मैनेजमेंट अप टू द मार्क है कि नहीं है, मतलब उसका एक लेवल अच्छा है कि नहीं है। ये चीज़ें हमें तभी पता चलती हैं जब उसका रिजल्ट सामने आता है, यानी हमें दिखता है कि काम। अब जैसे मान लो कहीं पर एक दिन में 10 यूनिट कोई सामान बनना था, मान लो कहीं मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग होता है किसी कंपनी में, तो एक दिन में वहाँ 10 मोबाइल बननी चाहिए थी, मगर वहाँ एक दिन में 2 मोबाइल बन पा रही है। मोबाइल बन तो रही है मगर 2 बन रही है, इसका मतलब वहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम खराब है, यानी वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है। तो हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में यही पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें मैनेजमेंट में होनी चाहिए, किस किस को रिमार्क करना है, ठीक। तो जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लाइन यहाँ पे मैं टिक कर देता, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू रन द एंटरप्राइज स्मूथली। मतलब जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसी भी मैनेजमेंट की थ्योरी का, वो यही है कि एंटरप्राइज यानी जो हमारा बिजनेस होगा उसको रन करना, उसको चलाना स्मूथली, मतलब आराम से धीरे धीरे हल्के हल्के चलाना, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो है हम कोई बहुत रिगरसली काम करें, मतलब ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट अगर हमने पढ़ लिया तो हम जाते ही इंडस्ट्री में शुरू हो जाएं, एकदम काम करना शुरू कर दें, एकदम पूरा हर चीज़ एक ही दिन में करेंगे, नहीं एक दिन में 10 नहीं, हम एक दिन में 100 बना देंगे। तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है और ये चीज़ करना भी नहीं है हमें, ठीक है। मैनेजमेंट का मेन चीज़ है कि अगर एक दिन में 10 बनना चाहिए तो हम कोशिश करेंगे कि 10 बने, अगर 9 भी बना लेते हैं तो वी आर लाइक टू सक्सेस, मतलब हमें एक सक्सेस मिल सकती है, ठीक। अब इसमें क्या है, द प्रॉफिट अर्निंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज ऑल्सो टू बी केप्ट इन माइंड वाइल अंडरटेकिंग वेरियस फंक्शन। देखो मैंने बताया था कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका अपना जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि प्रॉफिट कमाना, यानी फ़ायदा कमाना। कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओज हो, ठीक है, चाहे वो कोई बिजनेस फर्म हो, कोई इंटरप्राइज हो, फैक्ट्री हो, सबका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना, ठीक है, और अपना नाम कमाना। नाम कमाना इज़ डिफरेंट, पैसा कमाना बहुत लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो पैसा कमाना कैसे, पैसा कमाना विद अंडरटेकिंग इन माइंड अबाउट द वेरियस फंक्शंस। फंक्शंस मतलब जैसे रिसोर्स हो गए, हमारे लेबर हो गए, हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन सब का ख्याल रखते हुए हमें प्रॉफिट कमाना है। सबका ख्याल रखते हुए, सब ये नहीं कि अब ईंट का भट्टा खोल लिया है तो ईंटें बनवानी है तो लेबर मर जा रहा है मगर उससे काम करवाते जाओ, वो गलत है, वो मैनेजमेंट नहीं कहलाता है, याद रखना। मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि आपको काम तो करवाना है पर सबका ख्याल रखते हुए काम करवाना है, और इतना काम करवाना है कि आपका नुकसान भी ना हो और प्रॉफिट भी हो जाए। मेन हमें इस पे फोकस करना है। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है, मतलब पहला जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए मैनेजमेंट में, वो होना चाहिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या है, कोई बताएगा रिसोर्सेज का हिंदी मतलब क्या होता है? संसाधन। संसाधन, ठीक है। तो जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन का मतलब था, यूटिलाइजेशन जो शब्द है इसका मतलब समझना, यूटिलाइजेशन का मतलब होता है खपत, ठीक है। यूज। खपत मतलब उस तरीके से नहीं कि एक ही दिन में खपत कर दो सारी। अब प्रॉपर यूटिलाइजेशन का मतलब है संसाधनों का ठीक तरीके से उनकी खपत करना, ठीक तरीके से। अब देखो क्या है, जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक, मान लीजिए आपका घर बन रहा है, ठीक है, आपके घर में, क्योंकि घर बनते हुए सबने देखा होगा इसलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपका घर बन रहा है और वहाँ पे मशीन लगी हुई है, ठीक है, आदमी लगे हुए हैं जिसको हम लोग मैन, देखो कभी भी जब अब मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे अब हम लेबर को लेबर नहीं बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन पावर और मैन, ठीक है। मैन मतलब आदमी होता है तो सब जानते हैं, मगर इसको दूसरी भाषा में हम ह्यूमन रिसोर्स बोल सकते हैं या ह्यूमन पावर बोल सकते हैं, ठीक है। मैन पावर भी बोला जाता है कहीं पे। तो अब मान लो आपके यहाँ लेबर लगा हुआ है और 2 लेबर हैं, मान लीजिए। एक लेबर जो है वो भारी सामान उठा सकता है और एक लेबर जो है वो जल्दी जल्दी काम कर सकता है।
तो अब यहाँ ही पे मैनेजमेंट का वो होता है, जो देखो मिस्त्री होता है ना तुम्हारा, वो यहाँ पे मैनेजर का रोल प्ले करता है। कैसे करता है? जो जल्दी जल्दी काम कर सकता है वो उसको ड्यूटी दे देगा कि तुम जल्दी जल्दी सामान ले आओगे, और जो भारी सामान उठा सकता है वो उसको दे देगा कि तुम नीचे से सामान ये वाला ऊपर उठा के लाओगे। अब ये होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन, यानी संसाधन आपके पास हैं। जैसे अभी कोई कहे कि सर मुझे प्रिपरेशन करनी है एसएससी की, और मगर मेरे पास रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स इन द सेंस क्या हो सकते हैं? जैसे कहेगा सर मेरे पास मोबाइल नहीं है, ठीक है, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरे पास किताबें नहीं है, मेरे पास कॉपियाँ नहीं है। तो ये रिसोर्सेज होती हैं, मतलब हमें अपने काम करने के लिए जो जिन सामान की ज़रूरत होती है, दैट आर कॉल्ड एज रिसोर्सेज, संसाधन। संसाधन वही है, ठीक। जैसे अगर कोई पूछे आपको जीने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आप कहोगे सर रोटी कपड़ा मकान, है ना। तीन संसाधन चाहिए जीने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक। तो अब प्रॉपर यूटिलाइजेशन क्या हो गया? इन्हीं रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। मान लीजिए आपके पास 10 रोटी है और आप किसी जंगल में फंस गए हो और आपको 5 दिन रहना है, ठीक। तो अब कोई कहेगा सर मैं एक दिन में 2 रोटी खाऊंगा, कोई कहेगा सर मैं एक दिन में ये खाऊंगा, और कोई कहेगा सर जब भूख लगेगी तब खाएंगे। तो ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। वो आपको देखना है कि आपको 5 दिन रहना है, 10 रोटी आपके पास है, किसी जंगल में आप फंस गए हो, तो आप क्या करोगे, ठीक। तो अब वहीं पर है कि आपके पास रिसोर्स सिर्फ इतना ही है, 2 बोतल पानी है, 10 रोटी बचा है, तो आप कैसे यूज़ करोगे इसको, ये आपके ऊपर है। दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर यूटिलाइजेशन। तो मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ हमें यही बताई जाती है कि अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स पावर है, आपके पास मशीन है, आपके पास मटेरियल है, आपके पास पैसा है, तो आप उसको कहाँ पर कितना लगाओगे, किस हिसाब से उसको खर्च करोगे कि वो आपको फ़ायदा भी दे और आपका सारा काम भी हो जाए और किसी को कष्ट भी ना हो, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई भी कंपनी होती है वो अपना प्रचार भी करती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो प्रचार अपना ज़रूर करती है, यानी उसको बोलते हैं हम लोग एडवर्टीजमेंट। चाहे टीवी पे आप लोग देखोगे, न्यूज़पेपर में देखोगे, या फिर फेस टू फेस भी करते हैं सब लोग, ठीक है, घर घर जाके भी करते हैं कई लोग। तो प्रचार करना यानी एडवर्टीजमेंट करना भी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक इन्वेस्टमेंट में ही आता है। जितना अच्छा आपका प्रचार होगा, जितनी अच्छी आपकी पब्लिसिटी होगी, जितना अच्छा आप एडवर्टीजमेंट करोगे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आप अपने पास ले आओगे। तो ये भी है, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि नहीं यार प्रचार में हमें पैसा नहीं खर्च करना, ये तो वेस्ट है, हमारा नाम तो बहुत ज़्यादा है। मगर ऐसा सोचना भी गलत होता है। तो हर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए, और यही हमें मैनेजमेंट में सिखाया जाता है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, ये ड्राइंग कौन बना रहा है भाई? यूज योर रिसोर्सेज इफेक्टिवली, ठीक है, ये इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली, ये जो मंत्र है कह लो इसे, ये मंत्र हमें याद होना चाहिए एज अ मैनेजर जो है। ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो भी रिसोर्स होगा उसको इफेक्टिवली प्रयोग करें। इफेक्टिवली मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें काम दे सके। इफिशिएंटली मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम निकालना, और इकोनॉमिकली मतलब कि उस पर ज़्यादा खर्चा भी ना आए और हमारा काम निकल जाए। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया अभी कि 2 लेबर हैं, आप घर बना रहे हो बैठ के, आप मिस्त्री हो, तो आपको दोनों लेबर्स का प्रयोग करना है इफेक्टिवली, मतलब जो जो काम कर सकता है उसको वो काम दे दीजिए, ठीक है। जो जितने समय काम कर सकता है उसको उतने समय ही काम कराइए, और जिसको जितना पैसा देना है उतने ही पैसे में उससे काम कराइए, ठीक है। इससे क्या होगा, इकोनॉमिकली जो आपका एम्प्लॉई है वो भी खुश होगा, आप भी खुश रहोगे, ठीक है। आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवा सकते हो। जैसे आप लोग देखते होगे ना कि हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, बोनस, इंसेंटिव, ये सब भी चलता है। ये सब इसीलिए होता है ताकि इकोनॉमिकली हम बूस्ट कर सकें सामने वाले को, ताकि वो अपना एफिशिएंटली ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, काम करने की इच्छा शक्ति है, वो बढ़ सके, इसीलिए हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय है तुम्हारे यहाँ, जो काम करने वाला है, उसकी परफॉर्मेंस यानी काम करने की क्षमता को हम बढ़ा सकें। जैसे मैंने बताया, काम करने की अगर आपको क्षमता बढ़ानी है तो बहुत तरीके हैं। सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सी अच्छी ट्रेनिंग टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहिए। ट्रेनिंग किस चीज़ की? मान लीजिए अगर वो सेल्स और मार्केटिंग में है तो उसको समय समय पर अलग अलग रिसोर्सेज की जानकारी दीजिए कि सेल्स और मार्केटिंग में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। अगर वो मान लीजिए
प्रोडक्शन टीम में है तो प्रोडक्शन टीम में जो लोग रहते हैं उनको नई नई फैक्ट्रीज, नई नई इंडस्ट्रीज़ की नॉलेज दी जाती है कि ये मशीन कैसे चलती है, वो मशीन कैसे चलती है। जैसे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे आगे जा करके, तो आपकी ट्रेनिंग होगी 7 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की, एक एक महीने की भी ट्रेनिंग कहीं कहीं होती है, ठीक है। तो उस टाइम ड्यूरेशन में आपको सिखाया जाता है, ये इसीलिए सिखाया जाता है ताकि अगर आपके अंदर स्किल है, आप भले ही कितनी डिग्री लेके जाओ, मगर जब तक आपके अंदर स्किल डेवलप नहीं होंगे तब तक आप वहाँ पे काम नहीं कर पाओगे। दूसरा तरीका है कि आप परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए उनको पैसों का लालच दे सकते हो इम्प्लॉयज़ को अपने, जैसे इंसेंटिव दे सकते हो, ठीक है, अच्छी सैलरी ऑफर कर सकते हो, बोनस दे सकते हो, ठीक, टारगेट फिक्स करके हम उनको अच्छे से अच्छा चीज़ दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिससे हम परफॉर्मेंस बढ़ा, जैसे हम लोगों ने सुना है साम दाम दंड भेद, ठीक। तो ये जो पांचों होते हैं ना, इससे भी परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सकती है। जैसे पैसे का लालच देकर, ट्रेनिंग देकर, डरा धमका के भी परफॉर्मेंस बढ़ाई जाती है। जैसे आप लोग जब क्लास में पढ़ाई नहीं करते थे तो आपके जो क्लास टीचर्स होते होंगे या सब्जेक्ट टीचर्स होते होंगे, वो आपको डराते होंगे, ठीक है। आपको डर लगता होगा कि नहीं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें मार पड़ेगी, अगर हम याद नहीं करेंगे तो हमें मार पड़ेगी। तो डर से भी परफॉर्मेंस इंक्रीज करती है, बहुत बच्चों का परफॉर्मेंस इससे भी इंक्रीज होता है। तो बेसिकली हम पांचों चीज़ों से परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट में हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हाउ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। बेसिकली परफॉर्मेंस हमें किसका इम्प्रूव करना है, अपना भी और हमारे अंडर जो लोग काम करेंगे यानी हमारे जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनका भी, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस पहले पुअर था, ठीक है, फिर हमने उसको थोड़ी ट्रेनिंग दी तो फेयर हुआ, फिर हमने उसको थोड़ा पैसे का लालच दिया तो गुड हुआ, फिर हमने उसको थोड़ा और डराया धमकाया तो और परफॉर्मेंस उसका इंक्रीज हो गया। तो परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग टर्म्स में होनी चाहिए, ठीक है। और परफॉर्मेंसेस जो है वो देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप रहोगे तो वहाँ पे परफॉर्मेंस चेक की जाती है रेगुलरली। यानी जैसे आपका काम, आपका जो भी काम होगा उससे चेक किया जाएगा, जो आपके काम करने की चीज़ें होंगी, ठीक है। जैसे आपको टारगेट दिया गया है कि आपको 10 लोगों से मिलना है, ये चीज़ उसको सेल आउट करनी है, तो ये चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी, हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे चेक किया जाएगा। आप किसी भी कंपनी में रहो, किसी भी पोस्ट पे रहो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इवन आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी हो, तो अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपका परफॉर्मेंस चेक होगा, और ये होना भी चाहिए। परफॉर्मेंस चेक होने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हम किस चीज़ में पीछे हैं, किस चीज़ में आगे चल रहे हैं, और हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ठीक। मोबिलाइजिंग बेस्ट टैलेंट। मोबिलाइजिंग बेस्ट टैलेंट का मतलब है कि जो व्यक्ति जिस काम को करने में माहिर हो, हम उसको वही काम दें। जैसे मान लो कोई फील्ड वर्क करने में बहुत स्ट्रांग है, मतलब फील्ड वर्क मतलब किसी को बाइक चलाना बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद है, और अगर वो कंपनी में काम करना चाहता है तो डेफिनेटली वो सेल्स टीम के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब वो सेल्स टीम में काम कर सकता है, ठीक। कोई बंदा लैपटॉप पे बैठ करके 6-6 7-7 घंटे काम कर सकता है तो डेफिनेटली वो ऑफिस वर्क के लिए बहुत अच्छा है, ठीक। तो मतलब जिसके अंदर जो टैलेंट हो, हमें वो टैलेंट पहचान करके उसको पर्टिकुलर उस काम के लिए इनकरेज करना है, ओके। ये चीज़ हमें मैनेजमेंट में सिखाई जाती है, ठीक। तो ये हम करते कैसे हैं, जैसे देखो कोई, जब आप लोग इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे पूछा जाता है, आपकी हॉबीज़ पूछी जाती हैं, आपके इंटरेस्ट पूछे जाते हैं, आपके स्किल्स पूछे जाते हैं आपसे कि आपकी हॉबीज़ क्या है, मतलब आदतें क्या क्या हैं, आप क्या क्या चीज़ें पसंद करते हो, ठीक। अब अगर किसी की हॉबी होगी कि क्रिकेट खेलना सर मेरी हॉबी है, तो क्रिकेट खेलना इज़ नॉट अ हॉबी, याद रखो, ठीक है। हॉबी का मतलब होता है एक ऐसी आदतें जिसको हम आगे जा कर के एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट कर सकें। ये बहुत डिफरेंशिएशन वाली चीज़ है जो हमें सीखनी है आगे जाके, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट, मतलब फ्यूचर प्लानिंग हाँ बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट टर्म्स में। कोई भी मैनेजर होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई भी आप कहीं खर्च कर रहे हो, कोई प्रॉफिट आ रहा है कहीं से, ठीक है, कहीं से कोई लॉस आया, तो उससे रिलेटेड तुरंत आपको फ्यूचर एस्पेक्ट्स में प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, कि तुरंत आपको एक प्रिपेयर करना पड़ेगा प्लान, ठीक, कि क्या प्लानिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, आप कुछ लोगों का जो मैनेजमेंट टर्म्स है वो फेलियर में जाएगा, ठीक है। तो जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है प्रेजेंट प्लानिंग्स को लेकर, मतलब जो भी आप प्रेजेंट में आज के समय में प्लान करोगे उसी से आपका फ्यूचर परफॉर्मेंस, फ्यूचर रिजल्ट्स आपके सामने आता है, हमेशा याद रखिए, ठीक है। अगर आप अगर प्रेजेंट में प्लानिंग, जैसे अगर आपको मान लीजिए 3 साल बाद आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए,
तो उसके लिए आज से आपको आज ही से प्लानिंग करनी शुरू होगी, आपको आज ही से प्लानिंग करना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप प्रेजेंट प्लानिंग फेल है, आपका प्रेजेंट प्लानिंग स्ट्रांग नहीं है आपका, आप उस पर अमल नहीं कर रहे हो, उस पर काम नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में देखने को मिलता है। ठीक। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो यू कैन आस्क। ऑब्जेक्टिव्स में कोई भी चीज़। सर ऑब्जेक्टिव ऑफ मेगा मैनेजमेंट का सर अर्थ बता दीजिए। मैनेजमेंट बेटा, ये ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि मैनेजमेंट पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे और क्या क्या क्यों पढ़ते हैं। बेसिकली हम मैनेजमेंट की पढ़ाई करते क्यों हैं, ये हमें ऑब्जेक्टिव में पढ़ बताया जाता है। ठीक है। जैसे कोई पूछेगा कि मैनेजमेंट में हम क्या सीखेंगे, मैनेजमेंट पढ़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक। तो बेसिकली हम जो कर सकते हैं वो आपके सामने, जैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग अपनी स्ट्रांग कर सकते हैं। ठीक। अपना परफॉर्मेंस और एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है। जो बेस्ट टैलेंट है उनको पहचान सकते हैं, उनका मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। उन जो जिस काम में माहिर है उसको वो काम दे सकते हैं। हम लोगों को पहचानना सीख सकते हैं। जैसे जो इंटरव्यू लेता है बेसिकली, तो वो पहचान लेता है आपको कि आप क्या काम कर सकते हो, आप उसकी कंपनी में काम करने लायक हो या नहीं हो। तो बेसिकली ये चीज़ें हमें मैनेजमेंट में सिखाई जाती हैं। एनीवन एल्स? ओके सर। किसी और को कुछ पूछना है? इफेक्टिवली का क्या मतलब है? जी, आवाज़ नहीं आ सर रही। इफेक्टिवली का क्या मतलब है? किसका मतलब बेटा? सर इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मतलब होता है कि अच्छे से अच्छा। ओके। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको अभी मैं ग्रुप पे पीपीटी शेयर कर दूंगा। तो सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव्स ये पूरा नोट कर लेना जितना भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। ये एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक। तो आपको देखो पूरा लिखना तो पूरा है, पर याद कैसे करना है, जो ये हेडिंग दी हुई है आपको, ये जैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक। उसके बाद दिया हुआ है इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, मोबिलाइजिंग बेस्ट टैलेंट, ये हमको याद रखना है अपने पास। ठीक है। ये याद रखना है, जो मेन हेडिंग है ये हमको याद रखना है। देखो एग्जाम्स में क्या है, हेडिंग्स पे बहुत फोकस करना है। जो इसके अंदर लिखा है अगर आप नहीं याद कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा पोर्शन नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो हेडिंग दी हुई है ना, जैसे ये दिया हुआ है प्लानिंग फॉर फ्यूचर, ये याद होना चाहिए अपने को। जैसे एग्ज़ाम में आ गया कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, तो अपने को ये लिखना आना चाहिए कि जैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड हेडिंग लिखी इम्प्रूव, इसके अंदर आपको क्या लिख रहे हो उतना मैनेज नहीं करना हमने। और ये जो डायग्राम्स बने हुए हैं, जैसे ये बना हुआ है यूज़ योर रिसोर्स इफेक्टिवली एफिशिएंटली इकोनॉमिकली, इस तरीके के जितने भी डायग्राम्स देता हूँ मैं, ये बना लिया करो। ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हें याद करने रखने में भी आसानी होगी और फॉर एग्जाम्पल भी आपके लिए एक ईजी पड़ेगा। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना बेटा? नो सर। ओके। ठीक है ठीक है। सर हाँ बेटा बताओ। सर ऐसे ये जो ऐसे जो सर जो हेडिंग है सर, हेडिंग की पूरी मतलब लिखना है। हाँ अभी पूरा लिख लो, मगर आगे जा करके जो केवल हेडिंग हेडिंग है वो याद रखना। ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। चलो ठीक है, ये वीडियो डाल दूंगा, पावर पॉइंट डाल दूंगा, पूरा याद कर लेना। ठीक है। पूरा लिख लीजिएगा और हेडिंग हेडिंग इसकी याद कर लीजिएगा आप लोग। ओके सर। ओके सर। ठीक है बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।